खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक इंसिस्टेंस है और सुना है कि मियां नवाज शरीफ साहब की ये ख़ास इस पे बर्नम भी हैं और इस पे एक बड़े अखबार ने कल परसों दारिया भी लिखा था कि जनाब उनकी बात मानी जाए, निगरान जो वज़ीर आज़म होंगे वो अब ज़ाहिर है गैर जानब, अगर सागदार साहब होते हैं तो गैर जानबदार तो नहीं होंगे, तो गैर जानबदार वो कह रहे हैं कि हमें हमारी बात मानी जाए हर सूरत में। मगर ज़ाहिर है यहाँ पे अपने रियासती मसाइल भी हैं, तो ये क्या जो प्रेशर है, आज इस पर हम ख़ास तौर पे बात करेंगे कि मियाँ साहब जो प्रेशर डाल रहे हैं अपनी पार्टी पर भी और वैसे भी ओवरऑल पाकिस्तानी रियासत पर भी, क्या ये इसमें दानिशमंदी है या नहीं है और इससे इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, इस पर हम पॉसिबल बात करेंगे। नैब का शिकंजा परवेज़ इलाही फैमिली के अलावा क्या और भी किसी तरफ जाएगा? और बहुत सी कहानियाँ हैं, नैब के और बहुत से किस्से हैं। और ख़ुद चौधरी फैमिली में खुद परवेज़ शुजात हुसैन साहब कहते थे कि नैब नहीं है बल्कि लॉन्ड्री है, यहाँ पर गंदे कपड़े, मुराद ये है कि यहाँ से जो साफ़ सुथरा होकर आ जाए तो फिर वो साफ़ सुथरा हो जाता है। अगर वो, तो ये क्या सिलसिला है, ये क्या सिलसिला होगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल बनाने के लिए भी अब सरकार की क्या इजाज़त लेना पड़ेगी? अब टेक्नोलॉजी से वी कैन नॉट बी एट वॉर विद टेक्नोलॉजी, लेकिन बहरहाल रेगुलेशन इंडिया ने किए हैं, इंडिया ने तजर्बात नहीं किए बल्कि इकदामात किए हैं और उनको बुलाया है, उनका ऑफिस वहाँ खोला है, तो उसको वो किसी हद तक रेगुलेट करने की कोशिश करें। मगर ये सोशल मीडिया और साइंस का ये नतीजा है, इसका मुंह जोर घोड़ा जो है, इसे किस तरह हम इसको तनाबे डाल सकते हैं या इसको किस तरह रेन इन कर सकते हैं, ये होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बड़ा एक इंतहाई एक जो से फेस्टिंग वूंड मैं कहता होता हूँ, ये हमारे यूनिवर्सिटियों में जो स्कैंडल्स आ रहे हैं। मैं एक और भी बात भट्ट साहब आपको बताता चलूँ। चंद दिन पहले मैं मार्केट में शॉपिंग कर रहा था तो एक खातून बुजुर्ग उम्र रसीदा मेरे पास से गुजरी, वो बात करके निकल गई। बाद में मैंने सोचा मैं इनसे बात ही कर लूँ। वो कह रही थी, बेटा मुझसे बड़ी थी उम्र में, तो कहने लगी कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में ये जो हो रहा है मखरब अखलाक एक्टिविटीज़ हैं या ये जो ड्रग का इशू है, इसको टेकअप करो। मैं उस वक्त थोड़ा सा गड़बड़ा गया और बाद मैंने सोचा मैंने बुला के पूछ लेता कि क्या आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ। मगर इस पे भी मैं आपको एक एक्सक्लूसिव बात बताऊंगा। एक बहुत बड़े इदारे के डायरेक्टर HR, वो लाहौर का इदारा है, नाम नहीं उसका लूँगा, उन्होंने मेरे पास आके क्या कहानी और दास्तान सुनाई, सर शर्म से झुक गया। तो इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले हम आते हैं सियासी शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म बनाना किसकी जिद है। बट साहब, अब कोई होता तो यही था काम जो पहले भी हो रहा है और अब भी हो रहा है, मगर अब तो उन्होंने नकाब ही उतार दिए। कोई सेम्बलेंस ही नहीं है, लॉ की कोई आइन की कहानी नहीं है। मेरी माने भट्ट साहब, मेरी नहीं मानेंगे तो फिर भट्ट साहब आपकी खैर नहीं, मैं आपकी नहीं मानूंगा तो आपकी खैर नहीं। ये क्या है सिलसिला? काजी साहब, अर्ज़ ये है कि सियासी शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की जो ज़िद है, ये अब ज़िद नहीं रही, ये कंसेंसस डेवलप हो गया है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी और PDM में यहाँ तक बात तो कन्फर्म हो गई है कि दोनों पार्टियाँ चाहती हैं कि सियासतदान ही निगरान वज़ीर आज़म आए। अच्छा, अब लुत्फ की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून में भी उसी तरह दो धड़े पाए जाते हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी में पाए जाते हैं। अब आप ख्वाजा आसफ की बात देखें या आप राना सनाउल्लाह की बात देखें, एक तो कह रहे हैं कि सेनेटर इसहाक डार साहब प्राइम मिनिस्टर निगरान हो सकते हैं, दूसरे कहते हैं कि ऐसा को प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि पार्टी से बहुत लायल है तो अच्छा तासर नहीं पड़ेगा। सवाल यह है काजी साहब, इस वक्त पहली बात यह है कि इसहाक डार इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में हैं और वजारत खजाना की दौड़ में हैं और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सबसे ज़्यादा रनिंग हॉर्स है इस वक्त। जबकि दूसरी साइड पर अगर आप नोट करेंगे तो आपको एक और पिक्चर नजर आएगी। वो पिक्चर ये है कि पीपल्स पार्टी तो चाह रही है कि फौरी तौर पर मुल्क में इलेक्शन हो, जनाब हमारी दुकान बंद हो जाएगी, अच्छी भली अल्लाह की रहमत हो रही है तो रहमत तो फिर पीछे नहीं जानी चाहिए ना। लिहाजा मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि मेरी खबर के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल वापसी का नहीं दिया जा रहा। इसी तरह दूसरा ग्रीन सिग्नल मरियम नवाज साहबा को भी नहीं दिया जा रहा। लिहाजा मुस्लिम लीग नून डंग टपाव की पॉलिसी इख्तियार करते हुए इसको आगे क्यों नहीं लेके जाए? अभी आप मुझे बताएं, आपने कहा जी कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि सियासतदान ही जो है निगरान वज़ीर आज़म बने। ये कौन सा सियासतदान होता है जो इलेक्शन से भागता है? सियासतदान तो इलेक्शन से निकल के आता है। जो जर्नैल हैं वो अपने इदारे से निकल के आते हैं, ब्यूरोक्रेसी से निकल के आता है, हम साफी वहां से निकल। ओ ये केड़े सियासतदान है? मुझे एक बात बताने, अपना नाम बदल लें।
अपना नाम बदल लें। आपने अपना पेशा तब्दील कर लिया ना। आप जो पेशे की बुनियाद है वो इलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन मार्शल लॉ में होती है। तो क्या अब आप बड़े हम कुछ काम नहीं कर सके, मार्शल लॉ वक्फे आ गए थे, और अपने वक्फे में क्या किया? नालायको, इस मुल्क को कहाँ ले गए? और आप कहते हैं हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, और खजाना खजाना खाली है और वजीर खजाना है। माशाल्लाह, ये क्या है भट्ट साहब? सच ये है कि इस वक्त काजी साहब आपको मानना पड़ेगा मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मुआशी इमरजेंसी लगने जा रही है। इस मुआशी इमरजेंसी में जो दुबई मीटिंग है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, जिसमें आसिफ जरदारी को बिल आखिर मना लिया गया है कि मुआशरदान की बजाय सियासतदान हो। आप कह रहे हैं मुल्क की हालात ठीक नहीं है। अगर मुल्क की हालात ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ कोई खतरा है। क्या हालात ठीक नहीं है? क्या मतलब है? नवाज शरीफ साहब को किसी ने दुबई से लंदन का टिकट नहीं दिया? शाम को क्या जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके कौन से हालात ख़राब हैं कि उनके पास रात को खाना क्या रियासत उनको नहीं दे रही, या उनकी पेट्रोल बिजली, किसके हालात ख़राब है? और इनके हालात तो बिल्कुल ठीक है। हालात तो आपके और मेरे ख़राब है, जिसको पेट्रोल की कीमत देनी पड़ रही है, 50 रुपए का ये बिल एक यूनिट भेजना पड़ता है। ये क्या ड्रामा और फ्रॉड है? हालात ठीक नहीं है लिहाजा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, हालात ठीक नहीं है लिहाजा यहां से एक बंदा उठ के कहता है काजी साहब उठो, मैं आज यहां खुद बैठना चाहता हूं, आप कौन से एंकर हैं? क्योंकि हालात ठीक नहीं है। हालात ठीक नहीं है, इलेक्शन नहीं कराने। बट साहब बात सिर्फ इतनी है, मैं आपको खबर देता हूं, वहां पे एक मुलाकात जो हुई है दुबई में, उसमें क्या बात हुई है कि अपोजिशन इनसे 70% आगे है। ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? मार्शला होता है, जमहूरियत होती है, आइन होता है। और किधर गया आइन? जब इलेक्शन लड़ना पड़ा, अपनी औकात सामने आने लगी है, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग, मेरी पुपी तो पुत्र ला दो, मेरे चाचे तो पुत्र ला दो। बट साहब प्लीज, खुदा के लिए, इस मुल्क ने रहना है, आप और मैं रहूं ना रहूं। अब बताएं मुझे, आप कौन से हालात खराब है? अगर खराब है तो किन्ने कीते किन्ने ने? काजी साहब हालात जो खराब है वो किसी एक पर आप इल्जाम नहीं लगा सकते। आप मुझे वो दो बता दें, हुकूमत और उससे पिछले हुकूमत पे भी लगाएंगे इल्जाम। आप थे या मैं था? हम दोनों नहीं है। मैं आपको फिक्र देता हूं, डॉक्टर फरूख सलीम की फिक्र है। पिछले 42 साल से सिर्फ 1700 आदमी हैं जो घूम पलट के सारे इलेक्ट होकर असेंबली और सेनेट में आ रहे हैं। तो ये क्या है? यानी वारदात में कंटिन्यूएशन है, वारदात जारी है, वारदाती बंदा बदल जाता है। मतलब 1700 आदमी, कभी वो मार्शल लॉ के पीछे खड़ा होता है, कभी वो क्यू के पीछे खड़ा होता है, कभी एन के पीछे खड़ा होता है, कभी पीपल्स पार्टी वो पैट्रियट बना लेते हैं। आप चाहते हैं सियासतदानों को हटाकर फिर मार्शल लॉ लगा दूं? ओ यार, मैं तो नहीं कह रहा, सियासतदान खुद हट रहे हैं। जब सियासतदान ये कहता है कि मैं गैर जानबदार बंदा नहीं लगवाना चाहता, तो इसका मतलब वो सियासतदान नहीं है, वो तो फिर ज़ियाउल हक हुआ ना। क्योंकि ज़ियाउल हक साहब या मार्शल लॉ या परवेज मुशर्रफ, इनको इलेक्टेड बंदे नहीं चाहिए। आज ये कैसी बात है कि ये खुद जो है वो इस तरह के लोगों को लेके आ रहे हैं। 6 महीने की मुआशी इमरजेंसी लगाने का फैसला काजी साहब, इसके बगैर मुल्क आगे नहीं चलना। क्या हुआ? किसी सियासतदान की हाउसिंग सोसाइटी डूब गई है? किसी सियासतदान की जो शुगर मिल है वो बैंकरप्सी फाइल कर रही है? या मुझे बताएं ना, ये जो बड़े बड़े बैठे, किसी का बैंक बंद हो गया जिसको 2 टके में बैंक दे दिया था हमने। क्या माशी क्या खराब हुई है? मैशत तो आम आदमी की खराब हो रही है, जो रोज आप करते हैं। आप टैक्स नहीं देते, अब रियासत चलाने का खर्चा सारा आवाम पे डाल रहे हैं। इस वक्त सैलरीड क्लास जो है, आप और मैं जो है, 200% ज़्यादा टैक्स देते हैं इनसे, ये जिनके पास दौलत के ढेर पे बैठ के ये हुक्मरानी कर रहे हैं। तो हालात कौन ख़राब करता है? हालात ख़राब है लिहाजा इलेक्शन नहीं कराने। हालात ख़राब है, चाहे मैं नलायक हूँ, चाहे लोग मुझे पसंद करते हैं, नहीं मैं आपका हुक्मरान हूँ। खान साहब, लोगों के पास तो रोटी खाने को नहीं रही, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अवाम के पास क्या कोई पेट्रोल हमारे पास नहीं रहा, दुरुस्त है। लेकिन इस हालात में आप इलेक्शन, आइन शाइन, सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन पहली बात है मुल्क को खड़ा करना। दुआ करें कि ये हमारे जो बाबे हैं ये मुल्क को खड़ा कर दें। मुल्क आप खड़ा ना करें, इस मुल्क की जड़ा में चुप उठ जाओ, जिनकी जड़ पे आ गए हो। मुल्क को हम खड़ा कर लेंगे, खुदा का वास्ता है। मुल्क को खड़ा करना है, खड़ा करते करते सारा खजाना चुक है उसे यूरोप में खड़ा कर देता है, उधर जाके अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। बट साहब खुदा का वास्ते इस मुल्क के लिए कुछ करें, कुछ इंसाफ करें। इस मुल्क के साथ फिर इंसाफ यही है। अगर मैं ईमानदारी से बात करूं, मैं इस वक्त भी लाहौर में ये बारिशें हो रही हैं, तबाह बर्बाद सड़कें सारी हैं, पानी खड़ा है। इससे कबल आप दवाइयां देख ले, आप जाके जिगर की दवाई देख ले, हार्ट की दवाई देख ले, इस वक्त मार्केट में चीजें अवेलेबल नहीं है। मैंने आपसे पूछनी है 3 बड़ी दवाइयां कौन सी नहीं है, लेकिन बारिश का हमने हल निकाल लिया।
हमने लंबे लंबे बूट ले लिए जो यहाँ तक आ जाए। तो उस दौर में ईमानदारी से कहें बेहतर नहीं थे, पानी सफाई नहीं होती थी उस दौर में बूटों वाले में? नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर आने वाला दिन जो है पिछले से बुरा होता है। जो हुक्मरान जाने लगता है लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, जो अगला आता है अगले साल 3 मन और ज़्यादा बांटते हैं कि शुक्र है भी टुर गया, जेड़ा आता है वो मजीद बेड़ा गर्क कर जाता है। ये हो रहा है ना, तो इसको हम ठीक कैसे, 5 साल दे दें, किसी को भी दे दें, किसको दे दें यार, प्राइम मिनिस्टर को खुदारा दे दें। 5 साल पीपल्स पार्टी को दिए 2008 में, 5 साल 2013 में मुस्लिम लीग नून को दिए, 5 साल उसके बाद ये PTI को दिए, और कितने 5 साल दिए, साड़ियाँ तो जिंदगियाँ ले गए। और 3.5 साल बाद PTI गिरा दिया आपने। यार मैं तो नहीं गिराई ना, तो किसने की? पॉलिटिकल पार्टीज ने गिराई, तो ना गिराते किसने? नो कॉन्फिडेंस मैं और आप लेके आए थे, यही लेके आए थे ना, ये जो अपोजिशन लेके आई थी। बिल्कुल ना कोई बाहर से मदद थी इनको, ना कोई अंदर से मदद। ये तो मैं आपको बता सकता हूँ ना, अपने तौर पर हुआ। काजी साहब, अब सियासतदान फटना शुरू हो गए हैं। अब बलोचिस्तान में देखे लोग बातें करना शुरू हो गए हैं। आप वजीर आला जाम की बातें सुने, वो कहते हैं साबक ISI के चीफ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पिछले ने मेरी हुकूमत गिराई थी। अब लोग खुलना शुरू हो गए हैं। ये बातें अच्छी नहीं है जो हमारे मुल्क के लिए हो रही हैं। बात ये है, मियाँ साहब भी यही बातें करते थे। और यार बात सुने, मैंने तो आज तक अपनी गाड़ी की डिग्गी में अटैची केस के अलावा कोई चीज़ नहीं रखी। और कर दे की हो यार, आप अपने हालात तो देखो। आपको डिग्निटी होती है, आपको पाकिस्तान का आइन जो है एक ताकत देता है, वो ताकत का दी है। क्या एक्सरसाइज, क्या क्यों नहीं एक्सरसाइज करते अपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल रोल? रोज आके कहते हैं बस हमें कंटिन्यूटी नहीं मिली, और कोई आ जाए पावर में तो पीछे से जाते हैं इन्हें हटा दो, सानू ले आओ। तो कंटिन्यूटी कितों होनी है? बट साहब दसो। काजी साहब, ये जो मुसलसल तसलसल है ना, ये सिर्फ एक ही सूरत पे हो सकता है कि इस मौके पर जो मेरी मौशत गिर गई है, जो मेरा मुल्क डिफॉल्ट होने से अल्लाह ने बचाया है, मैं किसी को इसका क्रेडिट नहीं देता। अच्छा, खबर देनी है, खबर ये देनी है आपको कि मुस्लिम लीग नून में भी सुना है कि राय के एतबार से कुछ तो बाकी सिंसियर लोग पार्टी में होते हैं, कुछ शामिल वाजा भी होते हैं, लेकिन सिंसियर लोग ये कह रहे हैं मियाँ साहब को कि हजूर वापस आएँ, हम तो कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। लेकिन ये इलेक्शन जीत सकते होते तो सुबह इलेक्शन करा लेते। वो ज़माना भी हमने देखा है कि जब टिकट देते हुए छोटे मियाँ साहब कहा करते थे कि ये टिकट नहीं है, ये सीट है। वो भी ज़माना था, आज ये भी ज़माना है। तो बात ये है कि वो क्या बात है, क्या वजह है कि इस मुल्क की जो सियासी एलीट है, मेन जो पावर में रही है, वो इलेक्शन से वो भाग रही है। फिर मतलब केसेस पे उसका जोर है ये, और लोगों से जो है वो पार्टियाँ तब्दील करवा रहे हैं। तो ये सिलसिला ख़त्म करें, आवाम के लिए डिलीवर करें तो आ जाएं। काजी साहब, बात ये है, ये सारी बातें हैं कि जी नवाज शरीफ नहीं आएगा तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। इस वक्त भी पंजाब की जो बड़ी पार्टी है ना, आप सुबह जलसा करवा के देख लें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नारे लगेंगे। मैं ये नहीं कहता कि दूसरी पार्टियां सारी खत्म हो गई, तमाम पार्टियां मौजूद में रहती हैं। आज तक भुट्टो जिंदा है, आज तक बीबी शहीद जिंदा है। इसी तरह अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई और चले गए, कोई आ गए, सब जिंदा सियासी पार्टियां बात ये है, ये आज आपने बहुत बड़ी बात की। ये मुझे वो मेरे कह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब की, ये क्लिप हम काट के ना तो पार्टी को भेज दे, सुबह इलेक्शन करा लो। इलेक्शन से तो आप ऐसे भागते हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसे तौन से भी नहीं भागता। मैं बुरी मिसाल दे रहा हूँ, इलेक्शन तो एक बड़ी मुकद्दस चीज़ है। मगर ये मुझे बताएं कि इलेक्शन तो आप करवाना नहीं चाहते, आपको तो अपने ख़ानदान में अपना समधी जो है वो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म चाहिए। तो अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो आपको डर क्या है? नहीं काजी साहब, डर देखो अपोजिशन इस वक्त तो, अपोजिशन अगर इलेक्शन हो तो अपोजिशन तो धांधली नहीं कर सकती ना, तो डर के आप इतने पॉपुलर हैं सवेरे इलेक्शन कराएं। काजी साहब, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, हर बंदा इस वक्त इलेक्शन कर रहा है। आप पहले पाकिस्तान को देख लें कि आप पाकिस्तान मुतहम्मल है या नहीं है। इलेक्शन इस मुल्क का, अगर आप अपने दिल पर हाथ रख के कह दें कि इलेक्शन कराने से सारे मामला ठीक हो जाएंगे, और अगर जिसने ठीक करने होते ये जीते या वो जीते, वो 3.5 साल में नहीं कर सका, वो 5 साल में नहीं कर सका, तो फिर इलेक्शन क्या है यार? मुझे पुराने वजीर खारजा साहब की एक स्टेटमेंट याद आई, जिस दिन उन्होंने इकट्ठे को पता नहीं कितने कई रुपयों का पेट्रोल बढ़ाया, साथ स्टेटमेंट दी, आज पाकिस्तान बच गया है। मैं क्या हजूर, वो केड़ा पाकिस्तान है जिथे मसूफ रिहाइश पजीर ने, जो 24 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है, उसकी तो बाँ करवा दी आपने। तो ये जो आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान? इस मुल्क की इशराफिया का और पाकिस्तान है, जो जहाज का टिकट कटाते हैं, सवेरे जो स्विट्जरलैंड में चले जाते हैं, यहाँ हुक्मरानी करते हैं, हमारे पैसों पर मुफ्त इलाज कराते हैं, जहाज लेके चले जाते हैं। वज़ीर आज़म का इलाज हो रहा होता है लंदन में, और PIA का जहाज वहाँ खड़ा होता है जिसका डेली का हम किराया दे रहे होते हैं।
तो केड़ा पाकिस्तान कर देना, केड़ा पाकिस्तान, सच बात कर देना। एक सियासतदान बाकी 3 जो हैं वो भी बता दे, क्या अदलिया उसमें शामिल नहीं, क्या बाकी अदारे शामिल नहीं, सिर्फ सियासतदान को लपेट रहा हमारी। तो सियासतदान की बात ही नहीं कर रहा। देखें, सियासतदान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सियासतदान को इलेक्ट करके भेजता हूँ, मैं जज साहब को अपॉइंट नहीं करता। जज साहब को अपॉइंट किया जाता है कि लेजिस्लेशन जो कानून बनाता है पार्लियामेंट, जो बाकी इदारों में लोग अपॉइंट होते हैं वो पार्लियामान में बने हुए कानून के तहत होते हैं। सबसे ताकत जो है किसी रियासत में अल्लाह ताला के बाद, वो जो रियासत के अंदर जो ताकत है वो असेंबली से निकलती है। हाई कोर्ट असेंबली में कैसे तैनात करते हैं जरा बता दे, मुझे पता नहीं। वैसे हाई कोर्ट का जज जो तैनात होता है, नहीं, हाई कोर्ट का जज अगर आप कहते हैं कि गलत तैनात, आप मिसाल लेता हूँ मैं, तो कल सवेरे 2/3 मेजॉरिटी लें, नया कानून बनाएं तो उसके तहत अपॉइंट होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त तो ये है कि उनका तो बड़ा आसान तरीका है कि सीनियर मोस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में कम से कम सीनियर मोस्ट जो है उसको आप जज लगा देते हैं। आप ये समझते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका ठीक नहीं है, कानून लेके आए। और यार अपनी जाती केसेस को ख़त्म कराने के लिए तो रोज़ कानून लेके आए होते हो। जजी नहीं, ये सुओ मोटो जो है इसका रिव्यू भी हो सकता है। तो यार कोई इस मुल्क की बेहतरी के लिए और जुडिशरी की बेहतरी के लिए भी कानून ले आओ। ये है असल मसला नहीं है। आपने फरमाई है ये सर्जरी का टाइम है काजी साहब, इस वक्त पाकिस्तान की सर्जरी का टाइम है। ये इस वक्त जो हालात नीचे जा चुके हैं, बहुत नीचे चले गए हैं। मैं आपसे दुआ करेंगे अल्लाह पाक उठाए पाकिस्तान को। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ सर्जरी किसी माहिर सर्जन से करवाएं, मेरे बाल काटने वाले से सर्जरी मेरी ना करवाएं, खुदा का वास्ता। आपको क्या ख्याल है? नहीं मकीम खतरा है जान। तो ये है बात, ये है कि यहाँ अगर रियल सियासतदान और ये रियल सियासत की जाए तो इलेक्शन में जाना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जो है ना बड़ा शोर है, बड़ा ये रौला, ये पार्टी पॉपुलर है, ये पार्टी पॉपुलर है। इन हालात में अगर कोई भी पार्टी इनकलाबी इस्लाहात नहीं कर, इस्लाहात क्या इनकलाब ही करना पड़ेगा, 6 महीनों में पार्टी फारूक हो जाएगी। यही हो रहा है। जिस वक्त पिछली हुकूमत गई थी उसकी क्या हालत थी, मुझे आप बताएं। अगले 6 महीनों में क्या हालत होगी अगले आने वालों की। तो अगर आप नहीं तब्दीलियाँ करेंगे और नहीं कर रहे, मिसाल मैं आपको देता हूँ। अब मिसाल क्या है? मिसाल है कि हमें 14 से ज़्यादा वजीर नहीं चाहिए, करके तो दिखाएं। अगले दिन गवर्नमेंट डिग गिर जाएगी। सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान कहेंगे, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था 25 अरब रुपया अगर ना मिला हमें तो बजट पास नहीं होगा, जमहूरियत खतरे में हो जाएगी। तो भट्ट साहब ऐसे जमहूरियतें चलती नहीं है। काजी साहब हमें सच बोलना चाहिए, और सच ये हम दोनों किसी पार्टी के स्पोक्समैन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपका भी पता है और अपनी ज़ात का भी पता है। लेकिन सच ये है कि अगर 3.5 साल में पिछली हुकूमत ने IMF से डील नहीं कर सकी और दवाकी मामला नहीं कर सके, तो मौजूदा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर कोशिश कर रहे हैं तो खुदारा यार कभी कभी थोड़ा सा सच भी कह दिया करें कि यार इस दफ़ा काम अच्छे हो रहे हैं। बहुत बस कोशिश करें। अब मेरा नहीं ख्याल कि कुछ मज़ीद माल बनाने की कोशिश की ज़रूरत रह गई है। कोशिश इस मुल्क को बेहतर बनाने की रह गई है। कोशिश हम देखते रहे हैं जो कोशिश हुई है यहाँ पे, ठीक है ना भट्ट साहब, आपने भी देखी और मैंने भी वो कोशिश देखी है यहाँ पे। अभी कल ही तो बता रहे थे कि हम सब मुजरिम हैं। मुजरिम है यहाँ जो बिजली का मसला हो, कैसे मुजरिम है? क्या चाहिए 24 करोड़ लोगों ने साइन किए थे जाके बिजली के 2 नंबर मुआहदों पर, किसने किए थे? हम कैसे मुजरिम है भाई? हमारे मुजरिम वो हैं जिन्होंने हल्फ लेके कहा कि हमारी अमानतों का ख्याल करोगे। आर्टिकल 6 पे भी लगना चाहिए कि जो कुरान पे रख के हाथ हल्फ देते हैं कि हम इस मुल्क के अवाम की अमानतों में ख़यानत नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ? ये मुआहदे खोल के देखें, पता चल जाएगा किस किस ने ख़यानत की है। मगर मैंने अगली स्टोरी पे जाना है भट्ट साहब, ये है ये परवेज़ इलाही साहब बड़ी तकलीफ़ में है। उसकी क्या वजह है? उनके बेटे वही कुछ क्या उस पार्टी में से अब करना है उन्होंने, ये भी थोड़ा बहुत ऐलान कर दें, आ जाएँ बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बुजुर्ग आदमी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे। काजी साहब सच्ची बात यह है कि मेरे बाएतमाद जो ज़राए हैं, खबर दे रहा हूँ कि परवेज़ इलाही वो जेल काट रहा है जो वाकई एक जेल है। वो शलवार और बनियान पहने हुए जेल काट रहे हैं। कैंप जेल में भी यही हाल था और अब पिंडी में भी यही हाल है। उनका पंखा अक्सर बंद होता है, तस्वीरें उतार कर कोर्ट में पेश कर दी जाती है। अब ये देखें, गौर करें, जिस तरह आप पहले फरमा रहे थे ना, इंसाफ की बातें, IG प्रिजन, IG पंजाब, होम सेक्रेटरी, इन तीनों को कोर्ट ने कहा कि परवेज़ इलाही को पेश करो, और ना पेश करने पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना, शोकॉज नोटिस 5 तारीख डाल दी अगस्त की। यार आप जाओ जाके माफी दे और कह परवेज़ इलाही को हम पेश कर देंगे। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट कर दिया। एक जज साहब के पास लगी, जज साहब ने सुनने से इनकार कर दिया। दूसरे जज साहब के पास लगी, उसने सुनने से इनकार कर दिया। जब सरकारी मुलाजमीन इस हद तक आपके सामने आ जाए तो जज के पास को पिस्टल तो नहीं होती ना, उसे ऑर्डर ही करना है।
ये सारा मुल्क ही इस तरह चल रहा है। काजी साहब इस बात पे क्यों तवज्जो नहीं देते आप? तो आप भट्ट साहब, क्योंकि ये मुल्क आप चला रहे हैं तो इस तरह ना चलाएं ना, ठीक कर दें। आप चला रहे हैं? नहीं, हम नहीं चला रहे यार, जो चला रहे हैं वो कौन है? आपके बड़े भाई। हुकूमत किसके है? आपके बड़े भाई चला रहे हैं। अल्लाह जन्नत मकानी, वो तो है ही नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये लेकिन एग्जेक्टिव चला रही है ना, एक गवर्नमेंट चला रही है ना। अब गवर्नमेंट जो है अगर वो इस तरह कर रही है तो फिर मैं आपको इल्ज़ाम दूँ या अपने आप को इल्ज़ाम दूँ? वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि मुनसला साहब। अच्छा, वैसे मैं खबर दे दूं अगर आप इजाजत दें। जरूर दे। आज ये काम जो है ना, इस वक्त नैब का शिकंजा जो कसा जा रहा है, ये खाली चौधरी परवेज लाई पे सख्तियां जो हो रही हैं, ये काम यहां नहीं रुकना काजी साहब। ये काम अब आगे बुशरा बेगम की तरफ जा रहा है और ये काम साबिक वजीर आजम की तरफ भी जा रहा है। अब ये काम परवेज लाई, बुशरा बेगम और साबिक चेयरमैन साहब की तरफ जो जा रहा है, और ये मैं आपको 4 हफ्ते कह रहा हूं, अब ज्यादा नहीं है, अब डू एंड डाई है। साहब बात सुने, ये पहले किधर जा रहा था? तो डॉक्टर रिजवान मरहूम वाला किधर मामला था, वो किधर गया था? क्या बना उसका? किसी ने कंटेस्ट किया? फर्द जुर्म किसी ने आयद होने दी? अच्छा साहब छोड़ें, किन कारण में कोई ये काम होगा इसी अंदाज में किसी और जन्म में या किसी और गवर्नमेंट में होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो बड़ा मगर सवाल ये है कि मैं समझता हूँ कि मुनसला साहब को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। क्या ख्याल है? क्योंकि चौधरी साहब एक बहुत शरीफ आदमी है और उनको बिला वजह उन्होंने नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि चौधरी परवेज लाई के साथ जो इस वक्त हो रहा है वो जुल्म है, ज्यादती है। 77 ईयर ओल्ड। और मुनसला साहब से भी मैं आपके तवज्जुह से ये दरख्वास्त करूंगा कि खुदा का वास्ता है, अब या तो उनको मसला हल करना चाहिए या पाकिस्तान आगे गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बट एक और भी खबर आ रही है कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी, इसमें से भी बहुत से लोग अब इसके अपना जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं अबंडनिंग द शिप, वो भी छोटी छोटी किश्तियों पे बैठ के किसी कोई और साथ शिप तैयार हो रहा है। क्या मामला है इसमें? क्या खबर आपके पास? देखिए जी, बात यह है कि 2 पार्टियां जिनको आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कह लें या परवेज खटक की पार्टी कह लें, ये दोनों पार्टियां जो हैं ये किंग्स पार्टियां हैं। अच्छा, किंग्स पार्टियों के जो मेहरबान मेरे हैं, जिनके पास मैं ओवर अ कप ऑफ टी गपशप लगाता हूं, वो तो मुझे इस अंदाज से काजी साहब कह रहे हैं कि मुल्क में इंतखाबात का दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। तो उन लोगों की जो बात है वो फिर थोड़ी सी मैटर तो करनी पड़ेगी। मुबारक नहीं दी आपने कि आप सियासतदान है माशाल्लाह, और कितनी अच्छी खबर कौम को दे रहे हैं आप, मुबारक तो देनी थी। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं काजी साहब के अब बंदों की तादाद आना शुरू होने वाली है 14 अगस्त के बाद। अभी तक तो नहीं आई, मैं मानूंगा। किधर आना शुरू हो रहे हैं वो? ये इस्तेकाम पाकिस्तान और परवेज खटक थोड़ा सा जो है ना वो प्लानिंग कर रहे हैं। वो अब अपने कार्ड जो है वो शो कर रहे हैं टेबल पर। और मेरे जो दोस्त जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, मैंने कहा अभी तक तो जो बंदे आए हैं वो कोई इतने मजेदार बंदे मुझे नहीं समझ आए। 14 अगस्त के बाद की उन्होंने डेट दी है और ये कहा है कि हम आपको बड़े बंदे दिखाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी। देखिए 6-7 लोग तो वैसे ही से छोड़ के जा रहे हैं, ये खबर भी चल रही है, मेरे ख्याल में मुझे बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है भट्ट साहब कि लोग कहाँ से आएंगे? अभी मुझे बताएं, इन्हें कहीं एक जलसा करके दिखाएं। अभी कब है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जलसा कब है? माशाल्लाह जी, उन्होंने वो जलसा नहीं है काजी साहब, वो कज़ाफी स्टेडियम के अंदर राना मशहूद साहब को उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि जाने से पहले कोई ऐसा कट कर लें जिसमें काफी सारे बंदे तादाद बड़ी हो जाए, और मैं उससे खिताब करना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश है। तो जलसा ही है ना, आज जलसा कह ले चल। तो उसमें सुना है कि लोग जो हैं बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं और काफिले अभी से ही चल पड़े उधर रवां दवां। ये क्या सिलसिला है? थोड़ा बताएं ना, जमीन पे क्या है? नहीं काजी साहब, उसमें बंदे देखें, सुना वो सरकारी मुलाजमों पे पाबंदी लगा दी गई, वो नहीं आएंगे। शहबाज साहब जब मियां नवाज शरीफ साहब को लेने एयरपोर्ट गए थे तब भी उनके साथ काफिला बहुत लंबा था। आपको वो भी याद होगा। गो कि वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके, मियां नवाज शरीफ साहब के पास नहीं, ज्यादा बंदे हों तो फिर नहीं पहुंच पाते। हाँ, लेकिन रश उनके साथ बहुत ज्यादा था। और जिस तरह मेहनत से काम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, इस पर इन्हें खराज तहसीन तो पेश करना चाहिए आपको। अच्छा, क्या और कोई लोगों को टास्क मिला है? वैसे तो आपको पता है ना, आज तक यहाँ बिरयानी इस्तेमाल हुई है, ना किराए दिए गए हैं, ना पैसे बांटे गए हैं। लोग अपने इतने पॉलिटिकली एक्टिव हैं और अपने लीडरों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जौक दर जौक आ जाते हैं। फिलहाल वजह 2-3 जगह पे हमने देखा कि जलसा ख़त्म होने से पहले देगों की तरफ भाग पड़े। कुछ तो मैंने देखा अभी अगर फुटेज हो तो कुर्सियाँ भी साथ ले जाते हैं। कोई बात नहीं, घर में फर्नीचर नहीं भी होता तो वो काजी साहब आप जरा गौर करें, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वतन वापस आ गई है, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब दुबई का दौरा मुकम्मल करने के बाद अब 3 ममालिक का दौरा करने फिर निकल पड़े हैं। अब मरियम नवाज साहिबा को साथ होना चाहिए था। वो उनका आने का बारीक बात है, उनका आने का मकसद ही यही है,
एक तो वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कह रही हैं 1 लाख फर्द एयरपोर्ट में लेके जाऊंगी, इसकी वो तंजीमी भी कोशिश कर रही है। अब वो आते हैं, कब आते हैं ये बात की बात है, लेकिन मरीम नवाज साहबा जो आई हैं इस काम के लिए, वो आजकल जोरों शोरों से हो रहा है। काजी साहब, रायविंड से मिठाइयाँ लंबी ही चल रही हैं। सानू नहीं खवाई तुसी आज तक मिठाई बट सब, लेकिन चले कोई बात नहीं। अल्लाह है भाई, मैं तो कहता पॉलिटिकल एक्टिविटी जो भी करे हमारे लिए सर आंखों पे, लोगों को बताएं, कोई प्रोग्राम पे बात करें, कोई अपने मंशूर पे बात करें, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। हम तो जब इलेक्शन का नाम सुनते हैं तो जूते छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये सियासत नहीं होनी चाहिए। आप मानते हैं या नहीं? ठीक है, ये मतलब ये वो उनका मौकफ जो है, वो जो प्लानिंग है। मैं तो आपको सिर्फ वो पिक्चर पेश कर रहा हूं जो मेरे जराए ने कहा है कि 1 लाख बंदा हम लेकर लाहौर एयरपोर्ट जाएंगे, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तसल्ली करने के बाद, वीडियो देखने के बाद फ्लाई करेंगे और 8 घंटे की फ्लाइट के बाद वो लाहौर तशरीफ लाएंगे। इन द मीन टाइम पूरा मेला बिरयानियाँ चलेंगी। मैं बड़ा जो है वो देखने, एक दफ़ा तो लोग भी बड़े बेवफा हैं, लोगों से मुझे बड़े गिले हैं। हम सबको देखें ना, ख्वाजा आसिफ साहब का अगर शॉट हो तो चलवाएं। जब सर्विसेज हॉस्पिटल में थे मियाँ साहब, तो उन्होंने गिला किया था कि इतने एहसानात मियाँ साहब के और 100 बंदा भी नहीं आया। ये ख्वाजा साहब ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। तो मतलब क्या वजह है कि लोग इतने बिल्कुल आसान फरामोश हो गए हैं? इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन भट्ट साहब, ये कोई एक इर्द गिर्द का मुल्क जहाँ डेमोक्रेसीज चल रही हैं, कोई एक मिसाल आपको मिलती है इंडिया में या अमेरिका में या जहाँ भी डेमोक्रेसीज हैं, इवन आप नेपाल में चले जाएं, कोई ऐसा है जहाँ पे निगरान सेटअप कंटिन्यू कर रहा हो और अपने रिश्तेदारों को निगरान सेटअप में रखवाया जा रहा हो? मतलब किधर केड़ा मुल्क है? आप निगरान सेटअप की बजाय पहले ये देख ले कि एक मुल्क अमेरिका की मिसाल ले लें, उनका साबिक सदर जो है वो बिहाइंड द बार क्यों है, और आपका हम जब करते हैं तो 9 मई का वाकया हो जाता है, मुल्क में तोड़फोड़ हो जाती है, मेरे शोहदा के मुजस्मे जलाए जाते हैं। भट्ट साहब, उसने वहाँ पे उससे उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए और उसके बाद उसको घर भेज दिया उन्होंने। उसको भी वहाँ भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ भी वो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर वो उसे इलेक्शन में लाते हैं ना, तो फिर ये डेमोक्रेट्स की कोई जगह नहीं उन्हें मिलेगी। मगर ये है, सवाल ये है कि जो अवाम की विल है उसे रिफ्लेक्ट होने दें। इंडिया अमेरिका वालों को भी चाहिए। मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इंडिया का इलेक्शन कमीशन देख लें, आज तक उसकी आपस में कितने लड़ते हैं। राहुल गांधी को पिछले दिनों गालबन में देख रहा था, अंदर भी कर दिया शायद, मगर उनका जो इलेक्शन कमीशन फैसला करता है उस पर कंसेंसस होता है। आज तक इंडिया की डेमोक्रेसी में किसी एक ने ये नहीं कहा कि आपने इलेक्शन गलत करवाया या मैंने गलत करवाया। और इस तरह और 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है और कई महीने इलेक्शन चलता रहता है, तो ये नहीं हुआ। ज़िया-उल-हक ने इंडिया में मार्शल लॉ लगाया था? नहीं, पाकिस्तान में लगाया था। अच्छा, यानी वहाँ इंडिया में कभी नहीं लगा मार्शल लॉ? वहाँ हुकूमत चलती रहती है, अदारे इंडिपेंडेंट है। लेकिन ज़िया ने एक बड़ा एहसान किया, उसने हमारे ऊपर एहसान ये किया कि तारीख़ आलम में ऐसे अजीम लीडर नहीं मिलेंगे जो पीछे छोड़ गया। माशाल्लाह आज तक वही हैं। हम अभी तक ज़िया-उल-हक के ऐद से बाहर नहीं निकले हजूर। वो जो लीडर बना के घड़ के मीडिया पे, मैंने एक दिन मेरे साथ एक साफ़ी बैठे थे तो मैंने कहा हजूर मैं याद कराऊं कि किस इदारे में हम बैठे थे, तो यहाँ ड्यूटियाँ लगी थी कि किस किस की शख्सियत को मीडिया पे तामीर करना है। वो लिस्ट भी अर्ज कर दूँ किस किस की ड्यूटी लगी थी, वो मॉडलिंग जो हुई थी पफिंग लगा के हजूर। तो ज़िया साहब के बड़े एहसानात है इस मुल्क पे, बिला वजह उन पे तनकीद ना किया करें। किसकी बात? तारीख के अजीम तरीन जो है। और अच्छा, ज़रा ख्वाजा साहब का कोई शॉट है, ज़रा ज़बान का जायका बदलने के लिए अच्छी बातें वो करते हैं, वो सुन लेते हैं। मेरी तकरीर का कॉन्टेक्स्ट देखें तो मैंने कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं। ऑनरेबल अली जफर साहब सेनेटर जो हैं, उन्होंने बात की कि हम बुलडोज कर, उस चीज को डायलेट करने के लिए मैंने एक फिक्रा कहा जिसका कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन कोई नहीं थी उसके अंदर, एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए मेरे लिए कोई ऐसा अगर कोई जो मरियम नवाज के मुताल्लिक इनके लीडर ने कहा या उसकी माफी मांगे, मैं माजरत कर लेता हूँ। वो उन्होंने कहा कि जो मैंने उनके बारे में लफ्ज़ जो हम यहाँ दोहरा नहीं सकते, वो कहते हैं हम उसकी माफ़ी नहीं, कोई बात नहीं, वो उनका राइट है। हाँ, लेकिन मैं ख्वाजा साहब के एक बड़ापन ज़रूर मानता हूँ। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के सियासी रोल पर, जो ज़िया-उल-हक की नॉन इलेक्टेड असम्बली के नॉन इलेक्टेड स्पीकर थे, उनके किरदार पर माफ़ी मांगी। और मैं इनका बड़ापन समझता हूँ क्योंकि इनके वालिद साहब जो थे वो उस असम्बली के स्पीकर थे और उन्होंने बड़ा दिल किया और उनका जब हम सियासी किरदार पे अपने माफ़ी मांगते हैं, तो मैं समझता हूँ आज भी मांग लेते तो कोई हर्ज नहीं थी। ख्वाजा साहब, बात यह है, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े आदमी हैं, मुल्क के लिए उनकी काफ़ी कुर्बानियाँ हैं, उनके वालिद साहब भी अल्लाह वो भी ठीक है, सारी बातें,
लेकिन जो बातें उन्होंने फ्लोर पे खड़े होके खवातीन के साथ की हैं, मैं समझता हूं उनको माफी मांग ले तो बड़े आदमी होंगे। बड़ा आदमी माफी मांग लेता है, एक बात। दूसरी बात, जिस खातून के साथ फ्लोर पे बात हुई उसका नाम डॉक्टर जरका है, सेनेटर। अब आप जरा गौर कीजिएगा, लाहौर में डेंगू के लिए छापे पड़ते हैं। नॉर्मली जब डेंगू टीम निकलती है तो वो 50 जगहों पे छापे मारती है और सैंपल कलेक्ट करती है। वो टीम निकली, उसको एक जगह मिली शादमान जरका का क्लिनिक, दूसरी जगह मिली डिफेंस जरका का क्लिनिक, दोनों को सील कर दिए। और मिनिस्टर पंजाब के कहते हैं मेरे नोटिस में नहीं, बाकी किसी जगह कोई लार्वा नहीं मिला। एक बात समझ, अच्छा यार मुझे अजीब सा वाकया याद आ गया बट साहब, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का दौर था तो उस वक्त सदर थे सदर फजलुल्लाह। तो सदर फजलुल्लाह साहब के बारे में ना दीवारों पे लोग लिखते थे, हालांकि वो प्रेसिडेंसी में रह रहे थे, सदर फजलुल्लाह को रिहा करो। तो यहाँ इनको ये की पकड़े हुए हैं कोई, मतलब है ये क्यों नहीं इनको पता होता कि यार। लेकिन एक बात बताओ, ना नैब ने आज तक जो है वो किसी की वफादारियाँ तब्दील कराने के लिए कोई काम किया है, ना किसी और ने किया है। बिल्कुल उधर ही डेंगू था, ऊपर से हमने सैटेलाइट से देखा था, वहाँ डेंगू है, लिहाजा बिल्कुल वो ठीक हुआ है। मैं समझता हूं वफादारियां तब्दील करवाने के लिए ये जो काम है ये मुनासिब नहीं है। ख्वाजा साहब को माजरत करनी चाहिए। अच्छा चलें, जी जी। दो चीजें सील की हैं डॉक्टर जरका की, और दोनों चीजें अभी तक जो हैं वो सील है। क्यों सील है वो? अगर लार्वा बरामद हुआ तो कोई ये बात साबित करे कि जो 50 जगहों पर छापामार टीम गई बाकी किसी से नहीं मिला। अच्छा, एक ही लम्हे में एक जगह से वहां से आवाज आती है लार्वा मिल गया और दूसरे क्लिनिक से फिर आती है, दोनों में डिफरेंस जो मैंने नोट किया 10 मिनट का डिफरेंस है। तो काजी साहब ये खिलाकियात से गिरी हुई है। ये बताएं कि ये वैसे निगरान हुकूमत जो है इसको एक और तरमीम कर दें कि वो डेंगू के लार्वे भी ढूंढा करेगी। एक तो ये मतलब है कि इकोनॉमिक डील्स करेगी ना जो आपकी सेंटर की होगी, जो तो इनको भी बता दें कि यार ये आपने लार्वे का करना काम। अच्छा काजी साहब, फिर आपको खबर दे देता हूँ। खबर ये है फिर, या फिर बताएं इनको रिहा करवा दें हम। पिछली गवर्नमेंट को अगर आप गौर करें ना तो उस गवर्नमेंट में 2 वजीर होते थे हेल्थ के, नून लीग की गवर्नमेंट में। फिर जब डॉक्टर यास्मीन राशिद आई थी तो फिर एक वजीर वो अकेली थी, सेकेंडरी की भी वो थी, हायर की भी। अब जब गवर्नमेंट आई है तो उसमें डॉक्टर नासिर जमाल आधा हिस्सा और डॉक्टर जवेद अकरम को आधा हिस्सा दे दिया गया है। अब ये जो आधा हिस्सा हेल्थ को तकसीम किया गया है, ख्वाजा आसफ साहब के बहुत ज़्यादा इतने ही भाई है, जिस तरह समझ ले आप हमारे भाई हैं। उनका नाम है सेक्रेटरी अली। सेक्रेटरी अली जान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के दौर में भी करीब रहे, शहबाज शरीफ के दौर में भी करीब हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों महकमों का चूंकि एक ही सेक्रेटरी है, लिहाजा डॉक्टर जरका जब तक अपना ये काम नहीं करेंगी ये सील होते रहेंगे और ये मामला कैसा मैसेज फर्क पड़ता है। ये वक्त ये बड़े ये ब्रेक का एक वक्त है, लेकिन ये है मामला के चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं तो बेहतर है। मगर अल्टीमेटली लगता है कि ये किनारे फलक का स्याह तरीन गोशा यही है, मतला माह तमाम कहते हैं। रात जब बहुत गहरी भी हो तो फिर नूर की किरण भी फूटती है। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। ये क्या है, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी, इसे कैसे रेगुलेट किया जाएगा। भावलपुर यूनिवर्सिटी जो है उसमें जो स्कैंडल आया है इसमें हकीकत क्या है, इसमें हम अपने नुमाइंदे से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बड़ी साहब, जराइम हर अपना सॉरी बट साहब, जराइम हर समाज में होते हैं और उनका उपाय भी किया जाता है या उनका तदारुक भी किया जाता है, मगर हमारे यहाँ ये सब कुछ एक मजाक बन के रह जाता है। आप तारीख देख लें, मुझे अभी मैं सोच रहा था, मैं स्टूडेंट होता था, शबनम डकैती केस हुआ था, याद आपको? और ज़मुर्द साहबा के घर में भी हमारी बहुत यानी मायनाज एक्ट्रेसेस थी। जो हुआ हर बंदे, मैं उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज के वो मुलजमान थे, जो मुजरिमान भी बाद में डिक्लेयर हुए, सजाए मौतें भी हो गई। और बाद में क्या हुआ कि एक डिटेक्टर साहब ने बरी कर दिया, एक यहाँ पे बड़े ब्यूरोक्रेट थे जो शायद बड़े करीब थे उस वक्त के, और वो जो है वो खेल ख़त्म हो गया। एक हिजरत कर गई, एक पता नहीं किधर चली गई। तो इसी तरीके से हमने देखा है जिन समाजों में इंसाफ नहीं होता वहाँ इन जराइम की फिर फरावानी, बल्कि उनकी प्रोटेक्शन होती है। अब ये मुझे नहीं पता क्या हुआ। अब मैंने इस स्टोरी को, मैंने ब्रदर हामिद मीर साहब की एक ट्वीट देखी, मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने मुझे बहुत सा मवाद भेजा इसके बारे में। बाबर मैंने अपने ब्यूरो चीफ से बात की कि ये क्या मामला हुआ।
अब उसकी सारी मैंने डायमेंशंस देखी, ज़ाहिर है हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या ये इतने ही मैग्नीट्यूड का मामला था? क्या ये वाइस चांसलर साहब की जो एक मुबैना एक्सटेंशन हो रही थी उससे जुड़ा हुआ मामला था? अच्छा, उसके बाद मैंने वो जो नौजवान है जो एक पॉलिटिशियन का बेटा है उसके हवाले से मैंने बात की, मुझे ये बताया गया, मेरे जो सोर्सेज थे हमारे जो वहाँ पे साफ़ी थे, कि ही हैज़ बिन हैविंग सम प्रॉब्लम्स रिलेटली, और किधरी शायद वो मुबैना तौर पर रिहैब में रहे हैं। ये कोई भाजनी बीमारी है, बीमारी का इलाज करवाना, मगर क्या वो इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे भी होंगे, हम उनसे बात करेंगे। क्या भला सा नाम है उनका, हमें बता दीजिएगा भाई। तो ये सिलसिला है। जी जवाद बलोच साहब, मैं माजरत खा हूँ। अच्छा, ये फरमाइए कि ये ज़रा मुख्तसर से अंदाज में ये फरमाइए कि क्या मामला हुआ, क्या सच्चाई है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्या बढ़ा के पे जा रहा है या कम तर पेश किया जा रहा है? ज़रा कहानी पहले सुना दें, ये कहानी क्या है मुख्तसरन। जी बिल्कुल सर, ये बात शुरू होती है जो हमारे एक बड़ी ईद जो हमारी जो हम ईद उल अज़हा कहते हैं उससे एक दिन पहले, जब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंस को जो है वो पकड़ा जाता है और उन पर जो है वो आइस का मुकदमा डालकर उनको जो है जुडिशल लॉकअप में जो है भावलपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है, जिसके ईद की छुट्टियों के फौरी बाद उनको जो है वो जेल की तरफ से जेल से जो है कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जो है उनकी रिहाई मुमकिन हो जाती है। उसके जो है तकरीबन ये 1 महीने के बाद 19 तारीख को जो है वो मेजर रिटायर्ड इजाज शाह, जो कि सिक्योरिटी चीफ है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के, उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाता है और मुबैना तौर पर कुछ आवाज़ में शायद दोबारा रब्ता कीजिएगा इनके साथ। ये जवाद बलोच साहब हैं, तो ये कुछ बता रहे थे, तफसील अभी आगाज़ में थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा डाउन है। लेकिन बट साहब, इस मीन वाइल जबकि हमारा रब्ता बहाल होता है काजी साहब, बात असल में ना बड़ा ही हसास ये मौजू है और हमें बहुत ध्यान से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये 27,000 बच्चियों की ज़िंदगी का मामला है। 27,000 मेरी बच्चियां जो है वो भावलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। बात यह है, इसे फिल फौर अपने मंतकी इंजाम तक जाना चाहिए। गो के वज़ीर आला पंजाब ने एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, लेकिन अभी तक इसका कोई मंतकी इंजाम तक पहुंचा नहीं। अब कहानी सिर्फ यह है कि 3 अफराद जो हैं वो पुलिस की ज़ेरे हिरासत है और इनमें प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर साहब हैं, चीफ सिक्योरिटी अफसर एजाज हुसैन शाह साहब हैं और ट्रांसपोर्ट अफसर इल्ताफ साहब हैं। असल जो इल्ज़ाम है वो एजाज, माफी चाहता हूँ बलोच साहब से हमारा। जी बलोच साहब, आप प्लीज़ बात जारी रखिए। जी बिल्कुल, जब ये हमारे इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, इनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो एक बाद इन पर FIR डाली जाती है और ये तमाम वाक़या इसलिए जो है मशकूक लगता है क्योंकि एक ही रूट है, एक ही जगह है, एक ही डायरेक्शन है, एक ही थाना है, एक ही SHO है, एक ही तफ्तीशी है जिसको इस FIR में जो है वो डाला जाता है। इस किस्म की जितनी भी FIR हुई हैं उसमें थाना बगदादुल जदीद, जिसको जो जुरिस्डिक्शन लगती है ये इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो न्यू कैंपस है जिसे बगदादुल जदीद कैंपस भी कहा जाता है, तो उसी जुरिस्डिक्शन पर जो है ये FIR काटी जाती है और इसमें उसी तर्ज की CIA जो है वो इन्वॉल्व होती है। उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन पर डाली जाता है कि इनसे इनकी जेब से जो है वो 10 या 8 ग्राम का जो पैटर्न एक बनाया हुआ है पुलिस ने वो डाल दी जाती है। अगर आपको हम ये बताएं कि इस महीने 2 महीनों का अगर हम पुलिस से रिकॉर्ड मांगते हैं तो उसमें भी इसी तर्ज की जो है मुख्तलिफ किस्म की जो FIR है वो काटी गई है, जिसमें 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक आइस जो है लोगों पर डाली जाती है, जिसके बाद उनसे पैसों का भी मुतालबा किया जाता है। बलोच साहब, मैं आपसे ये ठीक है, पुलिस जो जितनी हमारी मिसाली है मुझे भी पता है और आपको भी पता है, आई विल कम ऑन, मैं उसकी पुलिस को हम फिर मौजू बनाएंगे। मैं इस वाक़े पे आता हूँ, क्या उनका जिस वक्त वो पकड़े गए उनका मेडिकल लीगल करवाया गया था, उसका कोई नतीजा आया है या नहीं करवाया गया? बिल्कुल सर, मैं इसी बात पर आना चाहता था कि अदालत में जब उनका रिमांड लिया गया तो उनका कहा गया कि हमने इनके मोबाइल से फहाश वीडियो जो है वो रिकवर करनी है, जबकि 3 दिन के रिमांड जो है वो अदालत ने ग्रांट किया। जब 3 दिन के बाद उनको दोबारा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अदालत में प्रेजेंट किया गया तो पुलिस जो है अपनी फहाश वीडियो वाले स्टांस पर पीछे हट गई और उन्होंने कहा कि हमें इनका मजीद जो है जिस्मानी रिमांड नहीं चाहिए, हमने इनसे जो चीज रिकवर करनी थी वो आइस है वो हमने इनके कब्जे से ले ली थी, लिहाजा हमें फहाश वीडियो पर। उससे 1 दिन पहले DPO भावलपुर अब्बास शाह साहब जो भावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें भी वो यही बात करते नजर आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमने जो है मुलजिम से फहाश वीडियो पर तो इन्वेस्टिगेशन
हमारे पास तो कोई सबूत ही मौजूद नहीं है, ना ही हमारे पास कोई गवाह है। हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आइस के ऊपर। तो बिल्कुल ही उन्होंने अच्छा जवाद बलोच साहब, उसके बाद भट्ट साहब आपसे बात करें। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई वाकया भावलपुर में नहीं हुआ, ना बच्चियों की एक्सप्लॉयटेशन हुई है, ना वहाँ ड्रग इस्तेमाल हुई है, रावी अमन लिखता है ये सारे का सारा वाकया कंकॉक्टेड है। इज दिस व्हाट डू यू मीन बलोच साहब? सर मेरे बिल्कुल कहने का ये मतलब है कि जिस तरह जो रेड किया गया सोशल मीडिया पर, इसकी हाइप क्रिएट की गई। एक जो है वो वीलॉगर को थाने में किसी की इमाम पर जो है भेजा गया और उससे कन्फेशन बयान दिलवाए गए मेजर इजाज शाह से। वो शख्स कौन था जिसने, अच्छा कौन था आपके ख्याल में? इतना बड़ा जालसाजी किसने की कि पूरा मीडिया भी इसमें चल पड़ा? कौन था उनके पीछे जिन्होंने इस स्कैंडल को बनवाया? उन जो नेक और परहेजगार जो सिक्योरिटी अफसर थे, वो कौन लोग थे इतने ताकतवर? सर ये तो अभी पुलिस पर सवालिया निशान है और हर जगह इसकी JIT और मुख्तलिफ तहकीकाती कमेटीज बनी है जिनके सामने फाइंडिंग भी आ गई। बहुत शुक्रिया जवाद बलोच साहब। अगर आपको पता चल जाए कि वो ताकतवर लोग कौन थे कि जो वाकया रूनुमा ही नहीं हुआ और जहां पे कोई ड्रग का दूर तक नामो निशान नहीं था, क्या हुआ? जवाद बलोच साहब नहीं वो अब चले गए नहीं अभी ना। आप बताइए। अब आप बताइए। काजी साहब मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, माजरत से सीनियर आदमी है जवाद बलोच। असल बात जो है मेरे ख्याल के मुताबिक ये कोई मजाक वाली बात है। मैंने आपसे पहले कहा 27,000 बच्चियों का मामला है। अब असल बात यह है कि वाइस चांसलर का मेरी इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट मैं हासिल कर रहा हूं, अभी तक मैं तहकीक कर रहा हूं, लेकिन वाइस चांसलर साहब आउट ऑफ द वे जाकर अपने चीफ सिक्योरिटी अफसर एजाज हुसैन शाह साहब की पीछे खड़े हुए हैं। अब जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो पुलिस को मोबाइल फोन और मंशियात या तो वो पुलिस पे पड़ेंगी, वो मंशियात फिर एजाज शाह की नहीं तो वो पुलिस की हैं। वो माल मुकदमा जो थाने में मौजूद है, मोबाइल फोन में जो वीडियोस है, अगर उनकी तहकीक नहीं होती है तो मैं समझता हूं बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल केस में लोग अपनी बच्चियों को वहां से उठा लेंगे। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा केस है। न जाने अभी तक CM पंजाब क्यों खामोश है इस पर। 3 रुकनी कमेटी बनाकर बस बात खत्म हो रही, सोशल मीडिया पे चलता जा रहा है, टीवियों पे चलता जा रहा है। भाई कौन पूछेगा इस काम को? इसको किसने रोकना है? मेरे मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहां बच्चियां पढ़ती है। लेकिन काजी साहब एक बात मैं और कह दूं, ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के कह रहा हूं, लाहौर में भी एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 2 खवातीन हैं जिनको मैं जानता हूं। उन्होंने मुझे ये बात की थी कि लाहौर में वाकया एक यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का मसले मसाइल चल रहे हैं। बच्चियों को अपनी जो पढ़ाई के लिए जो वहां पढ़ाने वाले टीचर है उनका नारवा रवैया है। बट साहब मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग कहाँ गई है? एक पार्टी से बात करते हैं तो पता लगता है ये बिल्कुल बेगुनाह है, दूसरी पार्टी से बात करते हैं तो कहते हैं ये बिल्कुल गुनाहगार है। कोई वाकया तो हुआ ना। एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि जहां धुआं हो वहां आग होती है। ये तो आपकी जगह तय है ना। ये फौरन एक प्ले ग्राउंड बन जाता है उन तमाम वेस्टेड इंटरेस्ट का जिन्होंने यूनिवर्सिटियों पे किसी ने कब्जा कर रखा है, अपने किसी गवर्नमेंट का कोई बंदा है तो वो वाइस चांसलर वही चली जा रहा है, वही चली जा रहा है, वो चल रहा है। जिहड़ी पार्टी बाहर बैठी है वो पूरे के पूरे। यहाँ लाहौर की यूनिवर्सिटी में मैंने प्रोग्राम किए, मैंने प्रोग्राम किए कि जनाब वो एक वाइस चांसलर साहब थे, वो बेचारे हथकड़ियाँ भी लगी, बुरा हुआ है। वहाँ पे सरगोदा की यूनिवर्सिटी में भी ये हुआ। हर वाकया इतना मस्क कर दिया जाता है कि सच्चाई आवाम तक नहीं पहुँच। काजी साहब एक माफिया है जो ये काम कर रहा है। आपको याद होगा सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर, लोग तरसते थे, गवर्नमेंट कॉलेज तरसते थे। आज वो सारी चीजें कहाँ गई? मेरे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल को फिर खड़ा करूंगा, लेकिन वो तकरीर तो उन्होंने बड़ी अच्छी की थी, अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। दुआ है कि हो जाए, अल्लाह करे कोई बेहतरी की किसी को कोई दे। लेकिन क्या अवाम और मुल्क जानना चाहते हैं? लोग सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के वालिदैन नहीं, बहुत बाकी यूनिवर्सिटियों के वालिदैन भी जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन। इस पर हुकूमत क्यों नहीं इसको दूध का दूध और पानी का पानी करती? इसमें ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी कि सारा तो पुलिस ने किया है। अगर नहीं सब कुछ पुलिस ने किया है तो अभी तक वो थाना सारे का सारा जो है वो लाइन हाजिर क्यों नहीं हुआ? उनको फौजदारी मुकदमे क्यों नहीं किया आपने? You have been giving sleepless nights to the parents। तो ये क्या सिलसिला है? और अगर ये हुआ है और इसको कोई कवर अप कर रहा है तो उन्होंने सड़कों पे लटकाएं, उनको घसीटें, मगर कुछ होता ही नहीं। यहाँ कुछ नहीं होता सिवाय इलेक्शन डिले होने के। ये बड़ा सा अजीब ही मामला है। आप बोल दें आप जरा, आप भी इस मामले में। नहीं कैसा बोलने वाली बात ही नहीं है। जब माल मुकदमा क्राइम की दुनिया में सबसे अहम चीज होती है चीज बरामद हुई या नहीं। माल मुकदमा मंशियात बरामद हो गया एक बंदे से,
अब या तो वो उस पर पड़ेगा या फिर पुलिस पर डालना पड़ेगा। ये केस ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, इसको सिर्फ डंग टपाओ की पॉलिसी की तहत लंबा किया जा रहा है। मुझे इस पर एहतजाज है कि इसका जो इंजाम करना है, मंतकी इंजाम, वो सच्चा है तो उसको सामने लाए, झूठा तो बात को खत्म करके तो आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि जब कब्जा ग्रुप की मेंटालिटी हो कि मेरी पोस्टिंग हो किसी यूनिवर्सिटी में एज अ वाइस चांसलर, तो मेरी नफ्सियात कब्जा ग्रुप की हो जाए, तो वहाँ पे फिर वेस्ट माल भी होता है। वहाँ आपको पता है, ये मेरे पास एक आए साबिक वजीर एंटी करप्शन थे, उन्होंने मुझे कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की ज़मीनों की मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, ये मैं अब किसी दिन आपको दूँ। तो आपने कहा ये क्या फ़ायदा की फ़ायदा असी करके बोलेंगे तो असी उन्होंने की कर लवेंगे। नहीं तो आपने नहीं लिए तो मेरे एक दोस्त पीटीआई के एमपी हैं, थे पिछले दौर में, साबिक सूबाई वजीर भी रहे, उनके वहाँ 2 डेरे हैं, किसी दिन ले चलूंगा, देसी कुकर खिलाऊंगा आपको वहाँ जाकर। नहीं वो एमपीए की तो हम आसानी से बात कर लेते हैं ना, ये जिनका मैं जिक्र कर लूँ ये बड़े तकड़े माशाल्लाह सरमायादार हैं। और फिर देखो ना जिस तरह भट्टी साहब कहते होते हैं किसी घर भी जाना है, लेकिन नहीं शरीफ आदमी है। मगर फिर देखे ना, किसी ने कहा था कि फिर वारदात ना हो तो फिर बाज़ औक़ात सिलसिला ऐसा, मैं कुछ ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल बात नहीं करना चाहता, मगर ये सिलसिला है, ये कब्ज़े ग्रुप की नफ्सियात है। हुकूमत पे बैठ गए हैं तो भाई हूँ साडा बच्चा ही होएगा, जे मैं वाइस चांसलर बन गया हूँ तो मैं हूँ लेना नहीं। ये बात है कि दो तमाम जराइम को भी छुपा देती है और सारी लड़ाई को इतना गंदा कर देती है कि बंदा कहना दफा करो। लेकिन इस टॉपिक पे मैं आखिरी बात ये जरूर करूंगा, आला हुकाम से अपील करूंगा कि किसी निजी यूनिवर्सिटी को फायदा पहुंचाने के लिए सारा ड्रामा तो नहीं किया जा रहा। अजराह करम, नजर करम, इसको भी चेक कर लिया जाए। अगर ये निजी यूनिवर्सिटी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है ना, इस ड्रामे को कोई नहीं रोक सकता। जब इस मुल्क के लोग ये कहते हैं, और हुक्मरान पिछली गवर्नमेंट भी कहती थी, ये भी यही कहते हैं कि तालीम देना हुकूमत का काम नहीं है, जवाब देना हुकूमत का काम नहीं है, तो उनको फ़ायदा पहुँचना है, उनको इस स्कैंडल की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, उनको आपने लेजिस्लेशन कर दी है, तालीम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद आपने इसको एक जिन से बाजार बना दिया है। ये आपने अस्पताल जो बनाए हैं, ये इलाज फरोशी शुरू हो गई है, तालीम फरोशी शुरू हो गई है, उन्हें किसी स्कैंडल की कोई ज़रूरत नहीं। बरसा आगे बढ़ते हैं। अब ये मुझे बताएं कि यूट्यूब चैनल एक रेगुलेशन तो होना चाहिए, जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल होती है, एक डिसेंट जो है वो होना चाहिए, मुकालमा या गुफ्तगू या तनकीद। मगर उसमें हम देखते हैं सोशल मीडिया पे अगर गालियाँ, मैं तो देखनी छोड़ दिया, गालियाँ हैं तो गालियाँ निकली चली जा रही हैं, और एक दूसरे पे और कई ऐसे यूट्यूब चैनल है इतने बेहुदा हैं, और ख़ासतर जो वतन अजीज़ से बाहर मेरे ख्याल में सब नहीं, कुछ लोग करते हैं कि उसमें गालियाँ देना, इशारे इस तरह के, तो रेगुलेशन तो कोई होनी चाहिए। काजी साहब, मादर पिदर आज़ादी जो है वो किसी को कबूल नहीं, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं ना। अब लुत्फ की बात यह है कि पीटीए, FIA, साइबर क्राइम के इख्तियारात अब एक नई अथॉरिटी को दिए जा रहे हैं। अब वो अथॉरिटी जो होगी वजारत IT की, वो बिल जो है वफाकी काबीना में चला गया। अच्छा जी, ये जो नई अथॉरिटी बन रही है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन को कंट्रोल करेगी, ये मादर पिदर आज़ाद मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन याद रहे इसको बनाने के लिए सहाफ़ी तंजीमों को साथ रखना चाहिए, IT के शोबे के बंदों को रखना चाहिए। ये मेरी बहन मरियम औरंगजेब साहिबा जो है, वो जिस तरह ये कानून साजी पे कानून साजी करते जा रही हैं। एक वैसे मेरे ज़हन में बात फंसी हुई है, ये हुकूमत जो जा रही होती है इस तरह कानून साजियाँ जो करती है, ये क्यों की जाती है? की जाती है कि जब ये अपोजिशन में चले जाएं तो वही कानून इनके खिलाफ इस्तेमाल हों। अक्ल सलीम ये है, मैंने जो बताया ना कि कब्जे की नफ्सियात से हम नहीं निकलते, कब्जे की नफ्सियात ये है। हालांकि ये फिर यही कानून, यही नैब था ना, कहा पीपल्स पार्टी ने कि इसको बंद कर देते हैं, उसी नैब ने नवाज शरीफ साहब को घर भेजा था। तो ये सिलसिला है, ये कब्जे की नफ्सियात से हमें निजात हासिल करनी पड़ेगी, जमहूरियत और जमहूर की तरफ आना पड़ेगा, वरना ये जो सिलसिला है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये चलता रहेगा। अल्लाह करे ये ख़त्म हो। इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।